माय चैनल। आई एम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेगमेंट। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और वो है ज्योग्राफी। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर, इनसाइड आवर अर्थ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को ये बहुत टफ लगती है और उन्हें समझ नहीं आ पाता कि ये एक्चुअली है किस बारे में और क्या कहा जा रहा है इसमें, और चीज़ें यदि है भी तो वो थोड़ी उलझी हुई है और समझ में नहीं आ पाती। तो मैं आज आपको फ्लो चार्ट मेथड से इस चैप्टर को इतना आसान बना के बताने वाली हूँ कि आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो बच्चों, आपको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है वो एक डायनामिक प्लेनेट है और ये हमेशा एक चेंज से गुजरते रहता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरहों से। तो क्या कभी भी आपने सोचा है कि ये अर्थ जो है वो बना किस चीज़ से है और इसके अंदर है क्या? तो चलिए आज हम इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानिए कि अर्थ जो है आप देख रहे होंगे ये एक ऑनियन है, और जैसे ऑनियन में ढेर सारे लेयर्स होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे अर्थ में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। चलिए देखते हैं ऑनियन में क्या लेयर्स होते हैं। तो देखिए, ऑनियन का सबसे ऊपर का लेयर हमने निकाला, एक लेयर निकला हमारा। इसके बाद इसके कई लेयर्स और निकल सकते हैं। चलिए हम लोग एक और लेयर निकालते हैं। ये देखिए, इसका एक और लेयर निकला। तो इस तरह से ऑनियन के कई लेयर होते हैं। हालांकि हमारे अर्थ में सिर्फ 3 लेयर ही होता है, और मैं बताती हूँ। जैसे कि ऑनियन में तो आपको कई लेयर मिल जाएंगे, है ना, एक के बाद एक परत आपको दिख जाएगी इसमें। ये सबसे अंदर का परत है। तो ठीक इसी तरह से जैसे कि ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे अर्थ में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। वो कौन से लेयर्स होते हैं, चलिए हम समझते हैं। आज मैं जिस मेथड से आपको ये बताने जा रही हूँ वो है फ्लो चार्ट मेथड। फ्लो चार्ट मेथड से जब आप इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में भी आएगा और परमानेंटली आपको याद भी हो जाएगा। आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे और तब उसको पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर को, एक एक सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और आप आसानी से बस फ्लो चार्ट में देखेंगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी कि धरती के नीचे, धरती ऊपर से तो बिल्कुल समतल दिखाई पड़ती है और एक लिथोस्फेरिक प्लेट है जो कि हार्ड सरफेस की तरह होती है, पर इसके अंदर जब हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें दिखती है। चलिए देखते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्थ के अंदर कौन कौन से लेयर्स हैं। तो देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले है क्रस्ट। सबसे ऊपर का जो लेयर है जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। और सेकंड है उसके नीचे, यानी कि क्रस्ट के नीचे का जो लेवल है, क्रस्ट के नीचे का जो परत है, उसे हम मेंटल कहते हैं। और सबसे नीचे कोर है, ठीक है। और यदि हम देखें तो पूरे अर्थ का पूरा जो जितना भी वॉल्यूम है, उस पूरे अर्थ के वॉल्यूम का क्रस्ट जो है ओनली 0.5% ही है, जबकि मेंटल जो है वो 16% है टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, एंड कोर इज 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। किलोमीटर वाइज यदि हम देखें तो क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर है। यानी कि यदि मैं अंदाजन बताऊं तो इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ उस जगह से यदि मैं दिल्ली जाऊं तो ये तकरीबन 35-40 किलोमीटर के करीब पड़ता है इस जगह से। तो तकरीबन उतनी ही किलोमीटर मोटी परत है जो कि क्रस्ट की है। आप इमेजिन कीजिए, आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, वहाँ से 35 किलोमीटर का अंदाजा लगाइए और देखिए कि कितना दूर है। और उतनी मोटी परत जो है वो क्रस्ट की होती है पृथ्वी के अंदर। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, लेकिन ये सबसे पतली लेयर होती है ना। ये थिनेस्ट लेयर है पूरे अर्थ की बनावट में। इसके नीचे यदि हम जाते हैं तो मेंटल है, और मेंटल जो है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर्स मोटी है। यानी किलोमीटर्स में आप देखें तो 2900 किलोमीटर्स कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली। यदि आप इंडिया का मैप देखें तो ईस्ट से वेस्ट के साइड जब आप जाते हैं तो उसकी दूरी तकरीबन 2933 किलोमीटर है, यानी कि 2933 किलोमीटर्स।
और मेंटल की जो मोटाई है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। अमूमन उतनी दूरी जितनी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने में किलोमीटर में पड़ता है। ठीक इसी तरह यदि कोर की बात करें तो कोर भी किलोमीटर वाइज यदि देखें तो ये 3500 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम धरती के नीचे जा रहे हैं, धरती के अंदर की बात कर रहे हैं कि कितना किलोमीटर है ये। तो कोर जो है वो 3500 किलोमीटर है। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली यदि देखिए तो यदि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की दूरी देखेंगे तो तकरीबन 3214 किलोमीटर है। तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 3500 किलोमीटर कोर की गहराई है। तो ये 3 लेयर्स है हमारे अर्थ में। तो लेयर्स जो हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मेंटल 16% एंड कोर 83%। ठीक है, इसके बाद हमने किलोमीटर में भी देख लिया कि क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर है जो कि थिनेस्ट लेयर है, और मेंटल है जो 2900 किलोमीटर्स है, और कोर जो है वो 3500 किलोमीटर्स है। इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है हमारा, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सो क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल मासेस एंड सेकेंड इज ओशन फ्लोर्स। ओके, फर्स्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल मासेस है और दूसरा ओशन फ्लोर्स है। कॉन्टिनेंटल मासेस जो है बच्चों ये बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ सियाल। सियाल बोलते हैं जब सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर सियाल बना है। और कॉन्टिनेंटल मासेस में क्या आ जाएंगे, आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये कॉन्टिनेंटल मासेस में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सीमा। सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम को जब मिला के हम बोलते हैं तो उसे हम सीमा बोलते हैं। और इसमें भी आप देखिए कि कौन कौन से ओशन आ जाएंगे। ओशनिक फ्लोर की यदि बात करें तो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और भी बहुत सारे ओशन हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल मास पे 35 किलोमीटर है। ठीक है, क्रस्ट की जो मोटाई है उसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंटल मास पे तो 35 किलोमीटर है, लेकिन वो ओशनिक फ्लोर पे ओनली 5 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम कोर को यदि देखें तो कोर जो है ये निफे से बना है। निफे का मतलब है निकेल और फेरस। निकेल और फेरस से मिलकर बनने की वजह से ही हम इसे निफे कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ की बनावट क्या है और अर्थ के भीतर यानी कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है और उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर में 2 ही चीजें मेन हैं, सिर्फ 2 ही चीजों को ध्यान से पढ़ना है। एक तो अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है और वो किस चीज से बनी हुई है, और दूसरी टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है। तो आपको पता है, मालूम है कि मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में ही पाए जाते हैं। और रॉक, तो बच्चों आपको मालूम है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो भी एक तरह का रॉक ही है, क्योंकि रॉक जो है वो अलग अलग तरह के वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स से ही अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। और ये जो रॉक्स होते हैं ये कलर में, साइज में और टेक्सचर में अलग अलग होते हैं। तो मेनली कितने तरह के रॉक्स होते हैं यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया कि अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके से और किन किन चीज़ों से वो बना है, और दूसरी कि कितने तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो इस चैप्टर का सेकेंड सब टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो 3 तरह के हैं। एक तो इग्नियस है, दूसरा सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। ये किस तरह से बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले आप देख लीजिए कि कितने तरह के रॉक्स हैं और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला इग्नियस रॉक्स है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स है और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स है। जो इग्नियस रॉक है उसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। यदि हम इनका ओरिजिन देखें कि इनका ये नाम क्यों पड़ा, तो ओरिजिन देखिए कि इग्नियस का जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड इग्निस से हुआ है, जिसका मतलब है फायर। अब फायर की वजह से इसका नाम पड़ा है तो आपको हिंट हो गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। और सेडिमेंट्री जो है उसका भी ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, सेडिमेंटम।
सेडिमेंटम मीन्स सेटल डाउन करना, ठीक है। और तीसरा है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक की जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से हुई है। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स, यानी कि बदलना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। तो जब पत्थर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब इग्नियस जो है, इनका नाम कैसे पड़ा इग्नियस? तो अब इग्नियस जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो भागों में। इग्नियस रॉक को फर्दर डिवाइड करेंगे हम दो भागों में, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आ जाएगा ग्रेनाइट, ग्राइंडस्टोन, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आ जाएगा आपका बेसाल्ट। और आपको पता होगा कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक्स से ही बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री वो रॉक है, जैसा कि हम जानते हैं, सेटल डाउन करना। इस तरह के रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम सैंडस्टोन को ले सकते हैं। और ये फॉसिल्स जो है आपको मालूम है किस तरीके से बनता है, बहुत समय लग जाते हैं। जो डेड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उन्हीं से फॉसिल्स का निर्माण होता है। और फॉसिल्स जो है वो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक में पाए जाते हैं। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटामॉर्फिक का, और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं क्ले को, क्योंकि क्ले जो है वो बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर से, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर से चेंज हो जाता है स्लेट में। ठीक उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि लाइमस्टोन जो है वो भी, जाहिर सी बात है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है, कोई सा भी रॉक जब बदलेगा तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर। इन दोनों की वजह से ही एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में तब्दील होता है, और इसमें लाइमस्टोन जो है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। तो मेटामॉर्फिक के दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि क्ले चेंज होता है स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। अब सवाल उठता है कि इग्नियस रॉक में ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है। इंट्रूसिव का क्या मतलब, इन मीन्स अंदर, और एक्सट्रूसिव मीन्स, एक्स मीन्स बाहर। तो क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा कि जो मैंने अभी आपको बताया था, कोर का जो एरिया है धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे, वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और वहाँ से लावा निकलता है। तो इग्नियस रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले ये देखें। इग्नियस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फायर मीन्स आग। तो आग कहाँ से होती है, आग कहाँ से आ गया? तो आपको पता होगा कि अर्थ के सबसे नीचे जो कोर है वो बहुत ही गर्म होता है, और वहाँ से मॉल्टेन मैग्मा निकलता है। और मॉल्टेन मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलने के क्रम में कुछ पार्ट जो मॉल्टेन मैग्मा का है वो धरती के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, और कुछ जो है वो बाहर निकल के ठंडा होके पत्थर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से बनने वाले पत्थर को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। लेकिन अब अंतर ये है कि जो मॉल्टेन मैग्मा बाहर आ गया है उसे ठंडा होने में बहुत कम वक्त लगता है। इस वजह से क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत फाइन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडा होने में बहुत कम वक्त लगता है, तो उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत फाइन ग्रेन्स होते हैं। जबकि इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं वो मॉल्टेन मैग्मा जब बाहर की ओर निकल रही होती है तो कुछ मॉल्टेन मैग्मा जो है वो धरती के अंदर ही रह जाते हैं, और उनको कूल होने में, उनको ठंडा होने में बहुत वक्त लग जाता है। और यही वजह है कि उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज ग्रेन्स होते हैं। तो बच्चों आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से चेंज होता है। तो इग्नियस रॉक्स ये हो गया। अब इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक्स समय के साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होता है। समय के साथ साथ कैसे, क्योंकि रॉक्स को आपको पता है कि रॉक्स समय के साथ साथ टूटते हैं, झड़ते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो समय के साथ साथ, आपको मालूम है बच्चों, पत्थर जो है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं इसके, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो हैं जब फिर से वापस इकट्ठा होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। तो किस तरह से वन फॉर्म ऑफ रॉक्स जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक्स में तब्दील होते हैं, उसको जानने के लिए एक रॉक साइकिल हम लोग देख लेते हैं। रॉक साइकिल में क्या होता है कि
मॉल्टेन मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है और इग्नियस रॉक बनता है। और इग्नियस रॉक बनने के बाद इग्नियस रॉक जो है वो समय के साथ साथ स्मॉल फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं और उस स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो है वापस एक जगह इकट्ठा होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होते हैं। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल चलते रहता है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से कितने तरह के पत्थर होते हैं, कितने तरह के रॉक्स होते हैं और उनका क्या नाम पड़ा, उनका क्या ओरिजिन है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और किस वजह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जो कीवर्ड है वो है ये। तो कीवर्ड जो है वो ये है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यही वजह होती है वन फॉर्म ऑफ स्टोन के वन फॉर्म ऑफ रॉक को दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक में तब्दील होने में। तो रॉक्स कितने तरह के होते हैं ये तो हमने देख लिया, पर रॉक्स का इस्तेमाल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। रॉक्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनाने में, हाउसेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। इसके अलावा बहुत सारा गेम होता है जो आप लोग भी खेलते होंगे और हम लोगों ने भी खेला है बचपन में। स्टैपू या कित-कित जिसको कहते हैं, हॉप स्कॉच जिसको कहते हैं, वो गेम आप खेल सकते हैं पत्थर से। और आप 5 स्टोन खेल सकते हैं। इसके अलावा 7 स्टोन यानी कि पिट्ठू गेम होता है, वो आप खेल सकते हैं पत्थरों से। इसके अलावा पत्थर के और क्या यूज़ हो सकते हैं ये आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैं आपको 2 जगहों के नाम बताऊंगी, वो है एक लाल किला और एक है ताजमहल। इन दोनों ही बिल्डिंग में किस तरह के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस तरह से हमने देखा कि खेलने कूदने के अलावा भी रॉक्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपको पता है कि इस रॉक्स में ही मिनरल्स होते हैं, इस रॉक्स में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं और इनमें सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और इनका डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स कितने तरह के होते हैं, इनमें यदि देखें तो आजकल के समय में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एज अ फ्यूल इनका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सब सारी चीज़ें नेचुरली ही मिलती हैं। इसके अलावा इन मिनरल्स का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। तो आगे चल के हालांकि आप लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना तो आप याद रखिए कि मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है और आज के समय में इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को ये संभाल के रखते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।